नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर लिखित और मौखिक दोनों रूप से मिला दिया जाए तो 200-250 प्रश्न की जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम में आपको लाभ पहुँचाएगी। जैसे एसएससी में पहुंचाएगी, रेलवे में पहुंचाएगी, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, एआरओ इत्यादि सभी एग्जाम के लिए लाभप्रद है। इस वीडियो का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी है, खेल भी है, कुछ करंट के पोर्शन भी है जो आपको काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी को पता है टुडे एग्जाम का अपना ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। जैसे बुखार तुरंत उतरती है वैसे ही जीके की बुखार तुरंत उतारने के लिए आप हमारा पैरासीटामोल 500 ले सकते हैं, जो 447 पेज में एक फुल बुक के जैसा है। आप अगर इसके आधा भी पढ़ लिए तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगी, जैसा कि आप भी सुने होंगे कि भाई बेनिफिशियल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके बाय करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप जो है व्हाट्सअप पे ही जाएंगे और वहाँ से आप जो है कंटेंट को बाय कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो काम के होते हैं, है ना। इनके अलावा हमारी टैगलाइन एक बच्चे ने दिया है, आप कमेंट सेक्शन में कहीं जाके देखिएगा। आप मुझे अपना समय दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। सिर्फ जीके जीएस की जिम्मेवारी है भाई, जीके जीएस में मैं अच्छा करा के दूंगा, खास करके एसएससी, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम के लिए। चलिए पहला जो हमारा राकसताल झील कौन से नदी से निकलती है। एक एक बात को ध्यान से सुनना बंधु, एक भी बात इधर उधर की हम नहीं करते हैं। राकसताल झील या फिर राकसताल हिमनद कहें इससे तो ज़्यादा बेटर होगा। राकसताल हिमनद से आपका निकलता है जी सतलज नदी। अब आइए सतलज नदी को बारीकी से समझते हैं। सतलज नदी को अपन जो है स्थानीय नाम क्या दिए हैं, लोंगचेन खम्बाब, है ना, इस प्रकार से नाम है इसका, लोंगचेन खम्बाब नाम है इसका। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सतलज नदी को जहाँ से ये उद्गमित होती है अर्थात तिब्बत मानसरोवर रीजन में राकसताल से, तो वहाँ पे उसे किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे लोंगचेन खम्बाब के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भारत में प्रवेश कहाँ पे करता है, तो भारत में सिपकिला दर्रा के पास प्रवेश करता है। ये सिपकिला दर्रा कहाँ पे रहेगा गुरुवर, तो ये रहेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, और ये रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अब कल क्या कर दिया गया है, अटल, है ना, अटल कर दिया गया है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे भैया, है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में हमने इसके सिपकिला के पास इंटर करवा दिया भारतीय भूभाग में, किसे, सतलज नदी को। ठीक है, स्थानीय नाम समझ गए। अच्छा, अगर कल होके कोई आपसे पूछे कि ये जो सिपकिला दर्रा है ये किन दो देशों के बीच स्थित है या फिर किन दो रीजन के बीच स्थित है, वैसे इंडिया फुली देश है, तिब्बत भी थे कभी, लेकिन आज भी हम इन्हें देश के रूप में जानते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तिब्बत पे चाइना का अधिकार हो गया था, तो इंडिया और तिब्बत के बीच में ये स्थित आपका जो है हो जाएगा। कौन सा भैया, सिपकिला दर्रा। इतनी बात समझ में किसको किसको नहीं आया वो हाथ उठाएंगे। इनके अलावा लिपुलेखा दर्रा एक आपने नाम सुना होगा, लिपुलेख दर्रा, इनके भी इंपोर्टेंसी है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये कहाँ पे है, सबसे पहले तो माना, लिपुलेख और नीति, नीलिमा कहाँ के हैं भाई, उत्तराखंड के हैं। ये उत्तराखंड में स्थित है। और अगर इनके बारे में पूछे तो ये 3 देशों के टर्मिनल के जैसा काम करता है, इंडिया, नेपाल और चाइना के टर्मिनल के जैसा आपका काम करता है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नाथुला दर्रा भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका कहाँ पे है, नाथुला दर्रा आपका हो जाएगा सिक्किम के अंदर, है ना। और आपको पता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि भारत में सिल्क मार्ग की खोज किसने करा, तो सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने करा। और कनिष्क जो सिल्क मार्ग की खोज करा तो ये किस रास्ते में पड़ता है, तो नाथुला दर्रा के रास्ते में ही पड़ता है। तो कल हो के अगर एग्जामिनर आपसे बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे कि भाई सिल्क मार्ग जो है किस दर्रे में स्थित था, तो आप कहेंगे नाथुला दर्रा। आइए कनिष्क भाई साहब को थोड़ा याद करते हैं। ये कनिष्क कौन वंश के रहे होंगे, है ना, तो ये कनिष्क है भाई आपका, है ना, कुषाण वंश के, है ना, कुषाण
वंश के हैं। कुषाण वंश के फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है भाई? कुजुल कफडीसेस, है ना, कुजुल कफडीसेस, इस प्रकार का नाम है। अब मैं क्या करूं, तो याद करना पड़ेगा। कुजुल कफडीसेस नाम है कुषाण वंश के संस्थापक को। कुषाण वंश के एक राजा कनिष्क हुए जिन्होंने सिल्क मार्ग की खोज करा भारत के अंदर। सिल्क मार्ग भारत के नाथुला पास से होकर गुजरती है। नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब आ जाते हैं राकसताल वाले झील, जहाँ से ये नदी निकलता था। यहाँ से दो नदियाँ और निकलती हैं। एक तो आपका ब्रह्मा का पुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी का भी नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ये तिब्बत में जहाँ पे निकलती है तहाँ पे इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो हम लोग अपने बोलचाल के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो इसे कुछ ऐसा लिखा जाता है ना, तसांगपो ऐसा लिखा जाता है। त संयुक्त ऊपर अनुस्वार और फिर तसांगपो इस प्रकार से ग और फिर पो लिखा जाता है। लेकिन हम लोग बोलचाल में शुद्ध करने के लिए इसे सांगपो पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई। लेकिन ओरिजिनल में तसांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पे? तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर इसे कह दिए। इसके बाद जैसे ही ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी ये कहाँ से एंट्री मारता है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश राज्य से एंट्री मारता है। जहाँ से ये एंट्री मारते हैं यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। इनके सहायक नदी के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सुबनसिरी हो जाएगा, बराक हो जाएगा। मैंने बताया है एक बराकर नदी भी है ना, यहीं पे लिख देना सही है। बराकर नदी जो है ये दामोदर का सहायक नदी है और जो बराक है ये आपका हो जाएगा तिब्बत के सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी में अपन लोहित को भी रख लेंगे, है ना, सुबनसिरी को भी रख लेंगे। ये सब आ जाएंगे आपका कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी के अंदर। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ब्रह्मपुत्रा, इसे असम का शोक कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा कि विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है आपके असम राज्य के अंदर, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा एक नदी और निकलती है जिनका नाम है भैया सिंधु, है ना। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों निकलती है आसपास मानसरोवर के, है ना। तो सिंधु जो निकलती है, सिंधु नदी को अपन शेर मुख कहते हैं। शेर का मुख या शेर मुख कहते हैं सिंधु नदी को, वहां पे जहां से निकलती है। इसे अगर वहां के ऑफिशियल मतलब स्थानीय भाषा में बात करेंगे तो सिंधी खंबाब कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जैसे लोंगचेन खंबाब पहले वाले को कह रहे थे सतलज को, इसे कहते हैं हम सिंघी खंबाब, है ना, सिंघी खंबाव इस प्रकार से कहते हैं किसे? सिंधु नदी को। तो भैया ये थे आपके तीनों नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। इसके उत्तर हमने करीब 50 से अधिक बात आपको बता दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं कहते हैं आप लोग शायद न करते हैं। ठीक है भाई। अभी देखिए ये बोखारछू झील से निकलता है ना, इसके भी एक अपना जो है ये है मतलब ग्लेशियर है बोखारछू से निकलता है आपका सिंधु। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख बसंत का त्योहार अली आई लिंगाग किस राज्य से संबंधित है? ये आपका जो है बसंतीय त्योहार है, ये असम में मनाया जाता है, अली आई लिंगाग। अब हम असम राज्य की थोड़ी सी गुणगान करते हैं आर्ट एंड कल्चर के पर्पज से। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट कि भाई 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, अर्थात सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इनके जो फाउंडर है या फिर इनको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या कहते हो? वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। किसे दिया जाता है भाई? वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है सत्रिया नृत्य शुरू करने का श्रेय। सत्रिया नृत्य जो है किस आंदोलन से प्रेरित होगा? तो आप क्या कहोगे? भक्ति आंदोलन से प्रेरित होगा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और कौन से मत से प्रेरित होगा? तो आप क्या कहोगे? वैष्णव मत से प्रेरित होगा, है ना। इनके अलावा जो सत्रिया नृत्य हो गया। अब असम में सबसे फेमस अगर सत्रिया नृत्य के बाद है तो वो है बिहू, है ना। बिहू जो है साल में 3 बार होती है ना। जैसे आपका छऊ नृत्य भी 3 जगह होती है, वैसे असम के अंदर खुद में बिहू 3 बार होती है। तीनों बिहू को याद रखने का मैंने बहुत अच्छा आपको तरीका बताया है कि जो होली के आसपास हो उसे रंगोली बिहू कहते हैं, है ना, रंगोली बिहू कहते हैं। आप देखे होंगे होली कब होती है? या तो मार्च के शुरुआत में हो सकती है
है या फरवरी के लास्ट में होती है, और जो रंगोली बिहू है ये जनरली अप्रैल में होती है। तो बहुत नज़दीक है मार्च के अप्रैल, है ना। तो यहाँ पे अपन रंगोली बिहू मना लेते हैं। रंगोली बिहू को और क्या कहा जाता है बंधु? तो इसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पास्ट के अंदर कि रंगोली बिहू का अन्य नाम क्या होता है, तो बोहाग बिहू होता है। अब देखिए हम अप्रैल से चले हैं तो हम सीधे चलेंगे, तो अप्रैल के बाद आता है सेकेंड बिहू का नाम अक्टूबर में। अक्टूबर में जो बिहू आता है ये आता है कंगाली बिहू, है ना। कौन सा भाई? कंगाली, या फिर इसे ही कटी या कटी बिहू कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है अर्थात जनवरी में मनाया जाता है उसे हम कहते हैं माघी बिहू, और माघी बिहू को हम भोगाली बिहू भी कहते हैं। तो ये 3 गो बिहू हो गया भैया। अगर अप्रैल से आप चलना स्टार्ट करते हैं तो रंगोली या बोहाग बिहू, फिर अक्टूबर में कटी बिहू, है ना, या कंगाली बिहू, और फिर आता है जनवरी में 14-15 जनवरी जो मकर संक्रांति के समय हम सेलिब्रेट करते हैं असम के अंदर, उसे हम कहते हैं भोगाली बिहू। तो ये 3 बिहू ध्यान रखेंगे असम के लिहाज से। इनके अलावा और असम में अगर आप बात करें तो एक त्योहार का नाम कुछ इस प्रकार से है, मी डे मी फी, है ना। इस प्रकार से मी डे मी फी, इस प्रकार से नाम है भाई। मैंने बता रखा है पहले भी कि ये त्योहार वहाँ पे क्यों मनाते हैं। जो उनके पूर्वज होते हैं जो दुनिया में नहीं रह रहे होते तो उनके आत्मा, है ना, को याद करते हुए ये मनाते हैं, यानी दिवंगत आत्मा के सम्मान में यह त्योहार या फिर जो भी आप समझिए उत्सव समझिए ये मनाया जाता है। कहाँ पे? असम के अंदर। असम के अंदर एक त्योहार है जिनका नाम है रोंगकर। क्या नाम है भाई? रोंगकर। इसे ध्यान रखेंगे। अंबुबाची मेला आपने सभी सुना होगा, कामाख्या माता की जो मंदिर है उसी प्रांगण में लगती है यह अंबुबाची मेला। एक जॉनविल मेला मैंने आपको असम राज्य में बताया है, जॉनविल मेला, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक माजुली नृत्य महोत्सव मैंने अब भी आपको बताया। माजुली महोत्सव सीधे कहिए, नृत्य लगाना सही नहीं रहेगा। माजुली महोत्सव ये आपका भी माजुली द्वीप से याद रख लेंगे, असम के अंदर होते हैं। तो ये भैया असम, हेमंत बिश्व शर्मा इनके जो है वर्तमान में सीएम है ना। चलते हैं आगे। अचानक मर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अचानक मर वन्य जीव अभयारण्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है अचानक मर वन्य जीव अभयारण्य। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत पूछे जाते हैं, जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा। घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में गोरुमारा का नाम आपने सुना होगा। एगो गूगामल है, इस प्रकार से मिलता जुलता नाम, एगो गोरुमारा है और एगो आपका गूगामल है। तो जो गोरुमारा है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, और जो आपका गोगामल या गूगामल है, गोगामल है ना, मल गोगामल, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है भाई, गोगामल जो है ये महाराष्ट्र में है। गोरुमारा, घासीदास ये छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक आपका और है ना, महारानी पिंगला के नाम से मैं याद रखा हूँ, तो पिंगला है, उसके आगे और भी कुछ नाम है, मैंने इतना याद नहीं, अपने को ना एग्जाम पास करने का बेटा। तो एग्जाम कैसे पास किया जाए? याद रख के, चाहे जैसे याद हो पाए, है ना। अपने को एग्जाम पास करना है, पीएचडी नहीं करना है, इसके में ना एग्जाम नहीं देना है लिखित में, अपने को ना आंसर करेक्ट करना है। पिंगला एक नाम है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। पिंगला करके जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर बादल खोल है एगो, है ना, बादल खोल, इस प्रकार से इनका नाम है, बादल खोलवा, बादल खोल, ये भी आपके अंदर जो है छत्तीसगढ़ में भी। अचानक मर वैसे भी कैसा नाम है, तो वैसे ही जो है आप फनी वे में इसे नाम याद रख सकते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में थोड़ा सा, तो बैगा जनजाति आए दिन जो है आप इसे पढ़ते होंगे। बैगा जनजाति अगर आपसे पूछता है कहाँ पाए जाते हैं, तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में पाए जाते हैं, क्योंकि पहले तो एमपी ही था, छत्तीसगढ़ तो आज बना है। इनके अलावा आज कहने का मतलब भैया 2000 में बना है, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ना भाई। इनके अलावा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर और भी अगर आपको चीज़ चाहिए तो वर्तमान में सीएम याद कर लेने की, क्योंकि ये नई चेहरा है ना। ये आपका विष्णुदेव साय साहब है ना, विष्णुदेव साय साहब हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, है ना। और अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जुलाई या अगस्त में रमन डेका करके हैं, गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, रमन डेका, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रायमन का नाम है एक्चुअली, है ना। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में नृत्य वगैरह से बात करेंगे तो एक ही लफ्ज में बता दिया हूँ, सैला, कर्मा, सुआ, गेंडी, है ना, पंडवानी, राउत, नाचा,
कर्मा, झूमर, ये सभी कहाँ पे रहेंगे? छत्तीसगढ़ में। लेकिन कर्मा और झूमर झारखंड में भी हो जाता है, इसीलिए बताना नहीं चाह रहा था। चलता हूँ आगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किसके किसके बीच स्थित होते हैं? तो ये आपके हिमालय का रेंज पूछ रहा है कि लद्दाख जो है वो कौन रेंज में पड़ेगा। तो ये काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख मिल जाएंगे। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए, नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, वैसे विस्तार के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो नदियों के आधार पे किस हिमालय में कौन सा पर्वत श्रेणी पड़ती है, यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम कहाँ थे? हाँ यहीं थे। वो हिमालय वाली बात कर रहे थे हम कि नदियों के आधार पर अगर आप बांटेंगे तो उन नदियों के आधार पे जो रेंज होती है उसके बीच में कौन कौन से पर्वत श्रेणी पाई जाती है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय एक ही होता है, फिर आपका कुमायूं हिमालय होता है, फिर नेपाल हिमालय और लास्ट में आपका होता है असम हिमालय। ये 4 गो हिमालय है जिसे अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हिमालय है। अब देखिए, जो पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय है तो इसमें कौन कौन से श्रेणी आ जाएंगे? सबसे पहले किस किस नदी के बीच में होंगे? तो याद रखने की तरीका बताए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है सबसे बड़ी नगर मोहनजोदारो किस नदी के किनारे थे? सिंधु। तो सिंधु से सतलज नदी की क्षेत्र जो है ये पंजाब हिमालय के बीच में पड़ेगा, है ना। अब इस क्षेत्र में जो पंजाब हिमालय है इनमें कौन से पर्वत श्रेणी होंगे? तो जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। कौन सा भैया? JKP, है ना, JKP। ये जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी जो है ये नाम से भी लग रहा है कि उधर ही होगा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुमायूं हिमालय जो आपके सिंधु से सतलज, तो ये सतलज से काली नदी के बीच में हो जाएगा, सतलज से काली नदी के बीच में हो जाएगा। और इसके बीच में जो आपका है कौन सा भाई? कुमायूं हिमालय में नंदा देवी हो जाएगा और कामेत हो जाएगा। नंदा देवी और कामेत ये दोनों पर्वत चोटी आपका कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाएगी। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो नेपाल हिमालय में क्या क्या पड़ता है? तो नेपाल हिमालय में इंडिया की सर्वोच्च चोटी जो आपका कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा जो है ये नेपाल हिमालय की पार्ट है ना, न कि असम हिमालय का। तो इसे पकड़ के रखिएगा, काम आएगी। कंचनजंगा की हाइट भी आपसे पूछ लेता है, तो ये है आपका 85-86 मीटर, है ना। इसके जो सेकेंड वाली है K2, यानी अब इंडिया का तो पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन फिर भी इनकी सेकेंड हाइट जो है दुनिया में है तो 86-11 है। और सबसे अधिक हाइट है माउंट एवरेस्ट के 88-50 है। तो ये दुनिया के 3 सर्वोच्च हाइट वाले चोटी हैं। इन्हें ध्यान रख लेंगे। तो कौन से हिमालय में कौन कौन चीज़ पड़ता है और कौन सा हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, ये आपको मैंने यहाँ पे बताने का कार्य किया है। भारत में दूसरे सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा? जैसा कि मैंने बताया भाई ज्योग्राफी की क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी द्वारा लाए गए जो पदार्थ होते हैं उनसे निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो खादर होते हैं और एक आपका बांगर होते हैं। ठीक है, अब ये खादर और बांगर, बांगर मतलब बंजर से समझ लीजिएगा, और बंजर में कुछ उपजता है नहीं तो इसे ओल्ड बोल देंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ओल्ड जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। खादर वाले को क्या बोलते हैं? न्यू जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे संभव है, तो मैदानी भाग में, मैदानी भाग में आपको ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। जो भी हिमालयी नदियाँ हैं ना उनके जो भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है ना, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये पहले स्थान पे है। इसकी परसेंटेज की बात करें इंडिया में तो लगभग 44% भाग पे आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दूसरे स्थान पे है लाल मिट्टी जो 15 से 18% पाई जाती है। तो 18% अपर समझिएगा, और इससे थोड़ा कम यानी 15 से 17%, एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा आंकड़ा, 15 से 17% जो है आपके काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का स्थान कितने नंबर पे हो गए? 3rd स्थान हो गए काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण और इसका फसल पूछता है तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि कपास की खेती अच्छा होता है इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी के साथ साथ इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। तो इसे ध्यान रख लेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है?
तो आग्नेयी चट्टान से होता है। आग्नेयी चट्टान जब टूट फूट होती है यानी क्षरण होती है, अगर आग्नेयी चट्टान ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कि ज्वालामुखी क्रिया ऑप्शन में हो। और ये क्यों होता है मैं कई बार आपको समझा चुका है कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें जो द्रवीभूत शैल होती है जो पृथ्वी के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है ना, एकदम गर्म रहता है ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मैग्मा चेम्बर। ये कहाँ पे रहता है स्टोर, मैग्मा चेम्बर में। और जब ज्वालामुखी होती है तो ये जो एक मुख होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। तो ये क्रेटर के सहारे बाहर निकलता है और जमने के बाद ये लावा कहलाती है। तो यही लावा में जो है इनकी बनावट आग्नेय चट्टान से भी, मतलब आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है जमने के बाद, और जब वो टूटता है तो आपका काली मिट्टी बन सकती है। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया भी आंसर हो सकते हैं इनके ऑप्शन के अंदर। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है, इसीलिए काली मिट्टी भी ज्वालामुखी क्रिया से बन सकती है भाई, सिंपल सी बात है। इनके अलावा बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई होती है 155 मीटर, लेकिन यहाँ पे एक बार CGL मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कुल्लू लगा के, तो भाई आप सबको ध्यान रखना है कैसे कुल्लू लगा के पूछा गया कि देखिए एगो दूगो पोल होता है, इसमें जो है ना आपका बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई, मतलब ये दोनों जो पोल होता है ना, यहाँ एक नेट लगे होते हैं, जो नेट कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नेट जो है लगे होते हैं इस प्रकार से। वाह, आज मैंने ड्राइंग भी कर लिया, वेरी गुड। ये देखिए ऐसा आपका जो है नेट लगा होता है ना। तो मान लीजिए कि भाई इस ये पोल की ऊंचाई का है ना या पोस्ट का, तो ये वाला ऊंचाई आपसे पूछ रहा है ना, ये वाला ऊंचाई आपसे पूछ रहा है ना, ये वाला यहाँ से जो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है ना, यहाँ पे नेट लिखना चाहिए, बैडमिंटन नेट पोस्ट की ऊंचाई। ठीक है, तो ये 1.55 मीटर होगा। और ये जो आपका जाल है, ये जो आपका जाल है, और इस जो मतलब 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, रुकिए मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ये इमेज बनाने में दिक्कत हो गया। ये वाला जो निचला पोर्शन है ना, ये यहाँ पे रहेगा समझिए। तो ये सीधा वाले पोर्शन के तुलना में ये जो थोड़ा कर्व जैसा है, तो यहाँ पे ये ज़मीन से इसकी दूरी तो कम ना होगी जी, सीधा में और ये वाला में, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी कि ये वाला दूरी ज़्यादा होगी, तो ये वाला ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो ये जो नेट की सबसे निचला हिस्सा और ज़मीन की दूरी कहता है ना, थोड़ा सा घट जाता है, 1.52 मीटर हो जाता है ना। इमेज सही से नहीं बना, नहीं तो और अच्छे से आप समझते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक नेट इस प्रकार से है ना, तो यहाँ पे अगर मापेंगे ना तो 1.55 मीटर है, और ये जो सबसे झुकलाहवा स्थिति है यहाँ पे मानेंगे तो 1.52 मीटर होता है। तो बैडमिंटन में है ना, जमीन से नेट की निचले हिस्सा की जो दूरी अगर पूछेगा ना तो 1.52 मीटर, और जमीन से नेट की अपर हिस्सा का पूछेगा तो 1.55 मीटर। समझ में आएगा ना? तो ऐसा जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके अलावा बैडमिंटन में तो लंबाई कॉमन ही होता है, चाहे युगल जोड़ी हो चाहे जो है सिंगल वाला खेल हो। लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 13.44 मीटर होती है, 13.44 मीटर होती है। इनके अलावा अगर चौड़ाई की बात करें तो सिंगल में वाइड कितनी होती है? थोड़ा कम होगा, तो सिंगल में वाइड होता है 5.18 मीटर, जिसे मैंने फीट में कहा था 17 फीट, है ना। और ये जो है 6.1 मीटर हो जाएगा, जो 20 फीट हो जाएगा आपका क्या डबल में, है ना, डबल वाले के लिए। तो ये बैडमिंटन का परिमाप है। इनके अलावा अगर आपसे कहे कि बैडमिंटन कितने अंक के लिए खेला होता है, तो 21 अंक के लिए खेला होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है उस्मान सागर। एक बहुत ज़्यादा पूछता है हुसैन सागर, है ना, ये कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है ना। इनके अलावा जो है आपका पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी है पुलिकट झील। इसी का बड़का भाई लोकटक झील, है ना, लोकटक नाम जैसे सेम नहीं लग रहा है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र जो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ है ना, कैबुल लामजाओ वहीं पर है। कहाँ पे है? आपके मणिपुर में, लोकटक झील के समीप ही है। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे, ये झील है। बाद बाकी जो महान झील के श्रेणी में है मैंने आपको बता दिया, यहाँ से मिशिगन जो सिर्फ अमेरिका में ही रह जाता है, बाद बाकी यहाँ पे ईरी, हारून, है ना, ओंटारियो, मिशिगन मशीन है, हारून, ई आंटी, ईरी, है ना, ओंटारियो, और भी कोई छूट रहा है। ये 5 को जो झील श्रेणी में है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा झील सिर्फ अमेरिका में रहता है? तो मिशिगन। अब इंडिया के लिहाज से सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। कौन है भाई? वेम्बनाड। ये कहाँ पे रहेगा? केरला के अंदर रहेगा। इंडिया के लिहाज से सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। कहाँ पे रहेगा? उड़ीसा के अंदर रहेगा। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे, है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर किस राज्य में है? एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है।
प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर जो है किस राज्य में है? तो ये आपका यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करेंगे तुलसी मानस मंदिर है ना, तुलसी मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर ये आपका यूपी के अंदर ही है। अभी पिछले साल आपका भीतर गांव का मंदिर पूछा गया था, तो भीतर गांव का मंदिर भी कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर भी यूपी के अंदर है। पागल बाबा का मंदिर भी उत्तर प्रदेश में ही है क्या भाई, है ना? पागल बाबा का मंदिर भी उत्तर प्रदेश में ही होगा, एक पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश में ही होगा। एक प्रेम मंदिर भी है बांके बिहारी का, प्रेम बांके बिहारी मंदिर भी है एक, और एक प्रेम मंदिर भी है ना? प्रेम मंदिर ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। बांके बिहारी मंदिर भी आपका उत्तर प्रदेश में है ना? इन्हें ध्यान रख लेंगे, ये सब उत्तर प्रदेश की मंदिर है। बाद बाकी अगर आप मणिकर्णिका घाट के आसपास जाएंगे तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। भाई कंदरिया महादेव पूछा जा सकता है तो रत्नेश्वर महादेव नहीं पूछा जा सकता यार, तो पढ़ो ना। रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में बनारस के अंदर है। और ये मंदिर ना अपने झुकाव के लिए जाना जाता है भाई साहब, है ना? झुके हुए हैं, जैसे आपका पीसा का मीना, एक सेकेंड, ये फील टावर है ना, वैसे ही ये भी आपका जो है झुका हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनके अलावा पीसा की झुकी हुई मीनार है ना जी, ये फील टावर थोड़ी झुकी है ना। तो ये जो है आपका रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी झुका हुआ है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये अपने इंडिया का समझ लीजिएगा उसी प्रकार का है, जैसे झुका हुआ है। आप देखेंगे तो ज़्यादा ही झुका हुआ दिखता है फोटो वगैरह में। विजिट करेंगे, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मैं तो काशी विश्वनाथ गया हूँ, लेकिन जो है मैं दर्शन नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ कमी होगा कि दर्शन हुआ नहीं मुझे, है ना। इनके अलावा जो है आपका कोंकण रेलवे की स्थापना, कोंकण रेलवे की स्थापना कब होती है? अच्छा कुछ और मंदिर बता देता हूँ यार, है ना। देखिए चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे रहेगा आपका? तो तंजौर में रहेगा। तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। और भी सबरीमाला अयप्पा मंदिर ये केरला का अंदर रहेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला के अंदर रहेगा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में रहेगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में रहेगा, है ना। तो ये जो फेमस मंदिर है ना, आपको ध्यान रखना है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में रहेगा, है ना। अंकोर वाट की मंदिर कम्बोडिया देश में है ना, जो अजूबा में शामिल किया गया है। तो ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? तो कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन प्रचालन कब स्टार्ट किया, यानी ऑपरेशन जो है, यानी कोंकण रेलवे का जो व्यवस्था में रेल चलना जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? तो कोंकण रेलवे का जो रेल चलना स्टार्ट हुआ ये हुआ था भाई साहब आपका, है ना, 1998 में। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, 1998 में इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो कोलकाता मेट्रो की शुरुआत है ये 1984 में हुआ था। जो मेन वाला इंडियन रेलवे है ये 1853 में शुरू हुए थे। जो मेन वाला इंडियन रेलवे का बजट है ये 1924 में अलग हो गया था। जो मेन वाला इंडियन रेलवे का बजट है 2017 में फिर से एक साथ पेश किया गया था। तो ये भारतीय रेल की इतिहास है। और भारतीय रेल सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तय करा था। तो इन्हें सब ध्यान रखना है। इनके अलावा निशा गांधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरला में। केरला में और क्या मनाते हैं आप? त्रिशूर पूरम मनाते हैं ना, त्रिशूर पूरम मनाते हैं। केरला में आप अट्टुकल पोंगल मनाते हैं। केरला में आप ओनम मनाते हैं। केरला में आप और क्या मनाते हैं भाई? बोट रेसिंग का खेल करते हैं। ये सब केरला के अंदर होता है, इन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। थय्यम, थय्यम भी एगो केरला में होता है। बाद बाकी मोहिनी अट्टम और कथकली दो शास्त्रीय नृत्य भी केरला का है। केरला में अगर आप वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क की बात करेंगे तो पेरियार होता है ना, पेरियार। इरविकुलम इस प्रकार का नाम है भाई, इरविकुलम, ये भी आपका केरला के अंदर है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। अभी रेखा शर्मा मैडम दी है तो इसीलिए चर्चा का विषय है ये। तो आपका जो है रेखा शर्मा जी हो जाएगा, सॉरी जयंती पटनायक जी हो गया। इनकी स्थापना 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में ही हुआ था, ये 93 में नहीं हुआ था, 1992 में हुआ था, 92 है ये। इनके अलावा बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कई बार बता दिए हैं, आर ग्रेंट गोवन 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है 1927 में दोराबजी टाटा, प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा। तो ये सब आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष
ओसबर्न स्मिथ, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आपके लिए क्वेश्चन रखा हूँ, क्योंकि अभी इजराइल जो है माहौल गर्म किया हुआ है, आपको पता होगा। इनके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इजराइल जो है चर्चा का विषय है, तो आप बोलिएगा है ना कि भाई यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि जो जिनका एग्जाम 1 महीना का बाद है तो एक क्वेश्चन जो है लगभग आ ही जाएंगे इजराइल से। इनके अलावा जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पे कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये मरमागुबा अंदर स्थित है, और मरमागुबा से ही सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात भारत करता है, ये ध्यान रखेंगे। जुआरी नदी डायरेक्ट भी पूछता है कि किस राज्य में है, तो आप कहोगे भारतीय राज्य गोवा के अंदर है। गोवा सभी राज्यों में सबसे छोटा तटरेखा रखता है, आप सभी को पता है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत चीन की सीमा कितने सेक्टर में बटे हुए हैं, 3 सेक्टर में बटे हुए हैं। अगर बात करें कि भारत और चीन पे कौन सा बल कार्य करता है, तो आईटीबीपी काम करता है, आईटीबीपी फोर्स काम करता है। भारत और चीन की बात करते हैं हम, तो कौन सी रेखा है अपना, मैकमोहन रेखा है ना, मैकमोहन सही है, मैकमोहन रेखा 1914 में खींचा गया था मैकमोहन रेखा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर चीन की भाषा की बात करेंगे तो मंदारिन भाषा होती है, ध्यान रख लीजिएगा, काम आवेगी। इनके अलावा 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है। 8 डिग्री चैनल में हम आपको क्या बताए हैं, दोनों प्रथमाक्षरी सही सेम होता है, तो मालदीव से मिनिकोय है ना, मालदीव से मिनिकोय, प्रथम अक्षर समान। 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल दोनों अक्षर डिफरेंट है ना, लक्षद्वीप से मालदीव, दोनों अक्षर डिफरेंस। और 10 डिग्री चैनल छोटका से बड़का, लिटिल अंडमान से कार निकोबार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को। भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्या मन्नार की खाड़ी। ITCZ का फुल फॉर्म तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, जो भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया होते हैं ना, उसे हम ITCZ जोन कहते हैं। जो निम्न दाबीय केंद्र होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है। निम्न दाब का केंद्र और क्या होता है, चक्रवात। कई बार आपसे पूछा जाता है सर चक्रवात में केंद्र में दाब क्या होता है, तो निम्न होता है। और अच्छे बच्चे लॉजिक समझते नहीं तो उल्टा सीधा कर देते हैं। निम्न याद रखना है। एक आपका जो है अल नीनो का नाम आपने सुना होगा, जो प्रशांत महासागर में आता है, तो उनके सतह पर भी दाब कम जाता है। तो ये तीनों कमने वाला दाब है, तीनों जो है दाब कमने वाला चीज है। ITCZ जोन है, चक्रवात है, अल नीनो है। ठीक है मेरे भाई, प्रति चक्रवात में दाब ज्यादा हो जाता है। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में। मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा या फिर मोपा कहते हैं इसे है ना, तो ये कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। इसके अलावा जो है अगर आप बात करते हैं हवाई अड्डा का, तो बिरसा मुंडा से नाम से स्पष्ट है भाई, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के अंदर रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम आगे। प्रसिद्ध मोनपा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। देखिए मोनपा जनजाति ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करेगा, मोनपा जनजाति। भूटिया आपका पूर्वोत्तर में आ जाएगा, सिक्किम के अंदर। भोटिया जो है आपका उत्तराखंड के अंदर आ जाएगा। बैगा अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बता दिया था। मुंडा जाति आपका झारखंड इत्यादि क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। नीसी जनजाति भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। नागा ये जनजाति आपका नागालैंड में पाया जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारतीय सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो भारतीय सुशासन दिवस जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन 25 दिसंबर को हम भारतीय सुशासन दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को हम चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, नेताजी के जन्मदिन पे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाते हैं। तो ये जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे एकता दिवस मनाते हैं। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम लगा दीजिए। HYV जो है ये हरित क्रांति से संबंधित शब्द है। हरित क्रांति इंडिया में 1967 में आया था, पंजाब के अंदर आया था। गेहूं पे सबसे अधिक असर डाला था, और जिनके जनक के स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन साहब को। और दुनिया के स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये हरित क्रांति थे और ये अंतिम क्वेश्चन थे। तो भैया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा कोई भी कंटेंट अगर आप मुझ पे बिलीव है और अगर आपने कहीं से सुना है और अगर आप जानते हैं कि भाई कंटेंट की क्या गरिमा है, अगर परख तो होते हैं भैया, एग्जाम जो बच्चे देते हैं बचपन थोड़ी है, अब आप ग्रेजुएट हो भाई, तो आपको पहचान तो है तो आप लोग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बाय कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।